नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं श्री अंबिका पाटीदार समाज धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट उमिया धाम के महामंत्री सम्मानीय श्री घनश्याम भाई पाटीदार जी घाटीवाला। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका कृतित्व हमने आपकी कन्याशाला को देखकर, कन्या महाविद्यालय को देखकर अच्छे से समझ लिया है कि आप इस आधुनिक काल के शिक्षा के क्षेत्र के भीष्म के रूप में भी पहचाने जा सकते हैं। बातें हम आपके स्कूलिंग की तो करेंगे ही, आपके कृतित्व की करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके बाल्यकाल की बात करना चाहते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता क्या करते थे? आज इतना वैभवशाली व्यक्तित्व आपका देखकर हम तो अभिभूत है ही, साथ ही हम समाज को भी बताना चाहेंगे कि आप से महर्षि जो शिक्षा के क्षेत्र में इतने साइलेंट योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, आखिर ये प्रेरणा, सीख, संस्कार कब कहाँ से आपको प्राप्त हुए? देखिए, मैं तो एक कृषक परिवार में मेरा जन्म हुआ है जी। पिता हमारे राम गोपाल जी पाटीदार जी। मेरी शिक्षा भी गांव के अंदर ही हुई है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ जी। उसके बाद में सरकारी स्कूल के निकलने के बाद में मैंने आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से एक फर्स्ट ईयर किया हुआ है जी। उसके बाद में फिर मैं एक बिजनेस लाइन में निकला जी। व्यापार धंधा भी मैंने किया जी। लेकिन जब से थोड़ा समझदार हुआ, जब समझने लगा तो मैंने अपने जीवन को 4 भागों में बांट दिया। बहुत बड़ी बात है। क्या? और 4 भाग कौन से हैं? मैं सबसे पहले तो कृषक हूँ, 25% मैं कृषक हूँ और 25% मैं व्यापारी हूँ जी। 25% मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी। और 25% एक साधु मेरे अंदर रहता है। बिल्कुल सही कहा। साधु में मेरे अंदर निवास करता है जी। तो ये जो हमारे देश का, हमारे जो धर्म का, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर जी। जिसको हम मानते हैं, जिस पे हम चलते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारे अंदर एक सोच है, बिल्कुल सही कहा, वो मैं सोच है, उसको, उस सोच को, उस विचार को लेके चलता हूँ जी। साथ ही जैसे अभी एक जो महामारी हमारे बीच में कोरोना के नाम से जानी जाती है जी। उस महामारी के अंतर्गत मैं ईश्वर से रोज यही प्रार्थना करता हूँ जी कि एक बहुत बढ़िया हमारे यहाँ जो एक वेद में जो एक मंत्र है जी। वो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हे प्रभु, इस तुम्हारी सृष्टि में, इस तुम्हारे संसार में, इस तुम्हारी दुनिया में, जलचर थलचर नभचर में किसी भी प्राणी को कोई दुख न हो, सब सुखी रहे, सब समृद्ध रहे। हे प्रभु, यहाँ पर किसी को कोई रोग न हो, सब निरोगी रहे। हे भगवान, यहाँ पर किसी को कोई संताप न हो, सब संतोषी रहे। हे भगवान, सभी दीर्घायु हो, सभी शतायु हो, सभी के कष्टों का निवारण हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी आनंदमय रहें। हे नाथ, इस तुम्हारी दुनिया में कोई अनाथ न रहे, हर जीव अपना जीवन पूरा जिए, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है, यही परमात्मा से कामना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आप अभिभूत करने वाली जो भाषा, जो एक लैंग्वेज जो आपकी है, जिसको सुनकर मैं तो भीतर से रोमांचित हो उठा। ऐसा लगा कि किसी संत श्री के सानिध्य में बैठकर मैं इतने अच्छे उच्च विचारों को आत्मसात कर रहा हूँ। काफ़ी खुशकिस्मत हूँ मैं कि आप जैसे शख्सियत, आप जैसे वरिष्ठ जन के साथ में बैठा हूँ और उनसे चर्चाएं कर रहा हूँ। आपका ये कन्याशाला का कॉन्सेप्ट जो है, कैसे आपके समाज के माध्यम से आज सकारात्मक रूप से देखा जाए तो दिख रहा है? संकल्प जो परिकल्पना थी, कब ये साकार लेती हुई दिखाई दी आपको एक वैचारिक रूप से? और आज तो बिल्कुल साक्षात इतने भव्य भव्य इमारतें आपकी अगुवाई में बनकर तैयार हैं। हजारों की संख्या में बालिकाएं यहाँ से शिक्षित होकर जा चुकी है, हजारों बालिकाएं यहाँ शिक्षाएं ग्रहण कर रही है। किस तरह लेते हैं इसको? किस तरह के चमत्कार है आपके जीवन में ये सब? हाँ, चमत्कार आप समझिए, लेकिन ये सब सत्कर्मों का फल है, हम तो ऐसा मानते हैं। क्योंकि हमारे पहले जो हमारे फाउंडर मेंबर जो थे, सबसे पहले पुरुषोत्तम जी सरापा सेठ, एक मांगीलाल जी मुकाती, चतुर्भुज सेठ, और भी ऐसे और भी मेंबर थे। इनके साथ में इन लोगों ने जब गांव के अंदर हमारे क्रियाकलाप जब देखे हैं लोगों ने, तो
ट्रस्ट का जो मेंबर जो पहले बनता था, तो ये ट्रस्ट के जो प्रमुख लोग रहते थे वो पहले गांव में ऐसे छानबीन करते थे कि ट्रस्ट के अंदर किसको लेना चाहिए, किसको सदस्य बनाना चाहिए। तो ऐसे हम अपने आप को परम भागी समझते हैं कि हम जैसे लोगों को ये प्रमुख जो लोग जिनके मैंने नाम बताए, इन लोगों ने हमको चुन लिया और हमें बताया कि आपको आना है, आपको हमने सदस्य बनाया है, इस ट्रस्ट का आपको सदस्य रहना है और यहाँ पे काम करना है। कैसी परिकल्पना मन में आई थी, किस तरह से आपने कन्याशाला, पहले तो उमिया माता जी का मंदिर यहाँ स्वरूप लिया और उसी के साथ साथ एक विचार आया, वो किसका विचार था कि यहाँ स्कूल बने, यहाँ छात्रावास बने, यहाँ एक कन्या महाविद्यालय बने? आखिर ये सब कुछ इंदौर शहर से लगकर राव रंगवासा क्षेत्र में इतनी बड़ी परिकल्पना आप जैसे शख्सियतों द्वारा एक मूर्त रूप दी गई है, कितना अभिभूत करता है ये सब देखकर आज आप? सर एक तो मैं बता दूं कि ये जितने फाउंडर मेंबर हमारे हैं जी, इन लोगों को भी एक बहुत बढ़िया परिकल्पना थी इनकी कि हम हमारे ये जो 14 एकड़ ज़मीन जो है इसमें हम एक समाज के लिए कुछ बनाएं, बिल्कुल समाज के लिए कुछ संस्था बनाएं। तो सबसे पहले उनका भी एक अंदर से था कि हम मंदिर बनाएं, माँ उमिया का मंदिर बनाएं और माँ उमिया के मंदिर के साथ में ही बच्चों के लिए एक छात्रावास उसको हम चलाएं जी। बाहर के जितने भी जो हमारे बालक आएंगे, पाटीदार समाज के या अन्य समाज के भी आएंगे, तो उनको यहाँ रखेंगे और वो यहाँ से रहकर पूरी शिक्षा का इंदौर में जहाँ कहीं भी उनको अच्छा लगेगा वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। उस शिक्षा ग्रहण करने के बाबत यहाँ एक हमने हॉस्टल बनाया। उस हॉस्टल में कम से कम 1600 लड़कियों का रहने की एक जगह बनाई, स्थायी जगह है, जहाँ आज उस बात को करीब 25-30 साल हो चुके हैं। शुरू हमने उसके केवल 42 लड़कियां हमको मिल पाई थी 42 प्रारंभिक तौर पे। उन 42 लड़कियों को यहाँ रखा और उसके लिए जो चौकीदार होते हैं वो चौकीदार मिलते नहीं थे। बिल्कुल सही कहा। तो हमने हमारे जितने जो मेंबर्स जो थे वो ट्रस्टीज थे, उन ट्रस्टियों को कहा कि भैया 2 दिन आप रहो, 2 दिन हम रहें, ऐसे करके उसका पूरा 1 महीने का पूरा पीरियड हमने बना लिया। बिल्कुल। तो हम चौकीदारी भी की हमने यहाँ, बहुत बड़ी बात है, अभिभूत करने वाली बात है। चौकीदारी भी की और चौकीदार के साथ में हमने बच्चियों का पूरा ख्याल रखा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मन में आया कि केवल यहाँ बच्चियों को रखने से कुछ नहीं होगा, तो फिर स्कूल की एक कल्पना हमारे दिमाग में आई जी। वो कितने दिनों में साकार हो पाई? वो मात्र ये मान के चलो कि हमने 5 साल में उसको साकार कर दिया। स्कूल को कन्या उमिया कन्या विद्यालय को। बिल्कुल। तो वो केवल हमने उसको 6ठी से रखा था, 6ठी से 12वीं तक। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चियां जैसे बढ़ती गई तो हमारा भी मन प्रफुल्लित हुआ कि चलो बच्चियों की संख्या बढ़ रही है, इसमें आ गई। तो हमने फिर उसको आगे बढ़ाया जी। और आगे बढ़ाने के बाद में जैसे ही बच्चियों की संख्या बढ़ी, हमने उसको कॉलेज में परिवर्तित किया। ये कब किया? ये आज से 12 साल पहले। और उससे 10 साल पहले स्कूल? उसके 10 साल पहले छात्रावास और स्कूल था। ओके। लेकिन उसके बाद में जैसे ही बच्चियों की मांग होने लगी कि अब हम शहर में कहाँ जाएं, बिल्कुल हमको भी कॉलेज चाहिए, हमको भी कॉलेज में पढ़ना है। बिल्कुल। तो उनकी जब इच्छा हमने देखी, उन लोग बच्चियों से जब हमने सुना कि ये कॉलेज भी पढ़ना चाहती है, बिल्कुल अब कॉलेज पढ़ना चाहती तो कॉलेज की स्थापना करना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी था, अर्थव्यवस्था बहुत मायने रखती थी। उस अर्थव्यवस्था के लिए हमने बहुत कुछ आपस में ऐसा विचार किया, लेकिन धन संग्रह नहीं कर पाए। लेकिन हमारे इसमें से एक मेंबर है हमारे जो आज जिस कॉलेज जो चलाते हैं जी। उन भाई साहब ने, हमारे काका के लड़के हैं जी, हरि भाई नाम है उनका, उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज खोलते हो तो 25 लाख रुपए मैं देता हूँ, बहुत बड़ा, और इसकी नींव डालता हूँ और इसको चालू भी मैं ही करूँगा। ओके। तो हमको बहुत आनंद आया, सब ने मिलकर खूब खुशियाँ मनाई और उसी समय से कॉलेज की स्थापना के लिए हमारे मन में बहुत एक जो हमारी कल्पनाएं थी वो साकार लेने लगी। कहीं ना कहीं एक अनुकरणीय कार्य है हरि भाई, जिस तरह से आगे आए और 25 लाख रुपए का एक बड़ा दान किया, क्योंकि शुरुआत किसी न किसी को करना होती है और जो शुरुआत करता है वो मील का पत्थर भी कहलाता है। हरि भाई ने वो काम किया है और कहने के आज समाज में उनका काफ़ी सम्मान है। और आप मानेंगे नहीं कि मैं उनसे जब चर्चा की तो उनका लगाव भी मैंने खुद ने महसूस किया कि वाकई वो इस कॉलेज को कितना जीते हैं।
समाज में शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो जब आपने ये परिकल्पना मन में आई थी उस समय कितनी बालिकाएं शिक्षित हुआ करती थी, और आज जब इतना बड़ा प्रकल्प सामाजिक स्तर पर चलाया जा रहा है, खासतौर से पाटीदार समाज के द्वारा, आज शिक्षा का स्तर कितना बड़ा है, कितनी गुणवत्ता के साथ में पाटीदार समाज की और अन्य समाजों की बालिकाएं यहाँ शिक्षित हो रही हैं? नहीं, वो तो हमको भी सब खुशी है, पूरे समाज को बहुत खुशी है इस मामले में जी। लेकिन जब ये कॉलेज खुला जी। और कॉलेज चला तो बच्चियों के साथ में जितने हमारे जो मेंबर थे उन लोगों को लगा कि शुरू तो हमारे 2 वर्ष तो घाटे के गए जी। बहुत, हमने उसमें कम से कम ये मान के चले कि 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का घाटा उठाया उसमें हमने। मतलब हमको पैसे इतने मिले नहीं, फीस इतनी मिली नहीं, पैसे इतना इकट्ठा हुआ नहीं, जितना जो लगाया था वो तो सब वहीं का वहीं रहा, लेकिन घाटा जाने लगा। तो वो घाटा करीब करीब ये मान के चलो कि 6 महीने हमने इसको घाटे में चलाया इस कॉलेज को। लेकिन घाटे में चलाने के बाद भी हमको कोई बिजनेस तो करना नहीं था। बिल्कुल सही कहा, आपको तो और परमार्थ करना था। ये परमार्थ का नाम दे रखा हमने इसको, धार्मिक एवं पारमार्थिक जो नाम दे रखा, तो हमको तो वो भी हमारे दिमाग में रखना थी। बिल्कुल सही कहा। तो एक न्यूनतम स्तर पर हमने शिक्षा का जो एक मापदंड जो था उसका जी। नाम मात्र की फीस रखी उसकी जी, बहुत नाम मात्र की फीस रखी, फीस जिसको कहते हैं। तो क्योंकि जितनी बच्चियां आ रही थी सब ग्रामीण परिवेश से थी। कहाँ की बच्चियां अपने संस्थान में? सर ये हमारे कॉलेज और स्कूल में। हाँ, ये आज की तारीख में हमारी बच्चियां जो 300 किलोमीटर से भी आ रही हैं जी, ये नीमच, मंदसौर, राजस्थान, और इधर देखें तो हम ये झाबुआ के आदिवासी बेल्ट भी है पूरा इसमें, जिसमें भी हमारे समाज के गांव हैं, जो नहीं है वो भी बच्चियां आ रही है। हम ऐसा मतलब हमने कोई भेद नहीं बनाया है कि सभी समाज की बच्चियों को हम लेते हैं, हर समाज की बच्चियां हमारे आती हैं और हमको बड़ी खुशी होती है। किसी भी समाज की बच्ची आती है तो उसको जैसा हम हमारी बच्चियों को रखते हैं ऐसा उनको भी रखते हैं। मैंने देखा है आपका कॉलेज बिल्डिंग हो या स्कूल बिल्डिंग हो, सब तरफ सकारात्मक माहौल है। आपने खूब अच्छे संदेश लिख रखे हैं, संविधान की बुक्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दे रखी है। किस तरह का माहौल है, क्योंकि सबसे अलग थलग परिवेश देखा जाता है पाटीदार समाज का द्वारा जो चलाया जा रहा है, शैक्षणिक संस्थान जो चलाया जा रहा है, उसका क्या क्या विशेषताएं बता सकते हैं? विशेषताएं तो सर बहुत हैं यहाँ, क्योंकि बच्चियों के संस्कार के लिए हम अच्छे लोगों को यहाँ लाते हैं जी। कई धर्म गुरु हमारे यहाँ आ चुके हैं जी। और उनके बच्चियों को बीच में हम उनके प्रवचन कराते हैं जी। प्रवचन के साथ में ही उनको हम सामाजिक शिक्षा देते हैं जी। नैतिक शिक्षा देते हैं जी। और नैतिक शिक्षा के साथ में जो संस्कार बच्चियों में आना चाहिए उसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, ताकि हमारे यहाँ से निकली हुई बच्चियाँ बाहर कहीं भी जाएँ और स्टेज पर जब बोले तो कोई भी उनको सुन के बता सकता है कि ये तो उमियाधाम की बच्ची हम कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसी पहचान बनी हमारी और हम बनाना भी चाहते थे। तो ऐसा आज भी हमारी बच्चियां कहीं भी जाती है, कहीं भी स्टेज पर जब बोलती है तो लोग समझ जाते हैं कि ये हो न हो किसी कीमत में उमियाधाम की बच्ची है। बिल्कुल सही, ऐसी अब हमारी छाप है यहाँ। खेल की दिशा में किस तरह से एक्टिव है उमियाधाम की जो छात्रा है वो? सर खेल की दिशा में अभी आप ये सब देख ही रहे हैं, ये हमारी बच्चियाँ सब बाहर से लाती हैं। यहाँ फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, लॉन टेनिस होता है और कबड्डी होती है, बास्केटबॉल होता है। सभी के लिए हमारे यहाँ पर पूरे ग्राउंड है और इनके लिए शिक्षक भी हम बाहर से बुलवाते हैं। पूरी से उनके अंडर में ही बच्चियाँ कोचेस हाँ, सब एक से एक बढ़िया कोच लाते हैं हम, ताकि हमारी बच्चियाँ बाहर जाके इंडिया मतलब भारत स्तर पे भी अभी बच्चियाँ खेल गई जी। गोवा जाती है जी। अपने बड़े बड़े जितनी सिटियाँ हैं, प्रांत है जहाँ कॉम्पिटिशन्स होती है अलग अलग गेमों की, वहाँ उमियाधाम की बच्चियाँ जाके मेडल्स जीतती है। हाँ बिल्कुल मेडल जीतती है, ये आपके सामने सब देख रहे हैं। बिल्कुल, ये सब बच्चियाँ ही लाई हुई है जी। हाँ, ये बच्चियों के अपना स्तर बता देता है कि हमारी बच्चियाँ इंडिया लेवल की खिलाड़ी है। बिल्कुल सही कहा। उमियाधाम में जितनी बच्चियाँ बालिकाएँ पढ़ रही, मुझे नहीं लगता कि हमारे मालवा में इतना बड़ा कोई शैक्षणिक क्षेत्र का इतना बड़ा संस्थान होगा जो एक सामाजिक स्तर पर चल रहा है, वो भी बगैर किसी सरकारी अनुदान के। ये कैसे संभव कर पाए आप सब लोग? ये तो सर आपने अभी पढ़ा होगा कि मन में जो हम कोई मतलब किसी भी चीज़ के कभी मतलब संकल्प ले लेते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि ये काम हमको करना है। बिल्कुल सही कहा। तो उसके पीछे मतलब हमको पढ़ना पड़ता है और निश्चय ही वो जो काम हाथ में लिया उसको किसी भी तरह पूरा करना है। बिल्कुल। और जब तक उसके लिए
एक तो समय चाहिए, बिल्कुल अर्थ चाहिए, बिल्कुल, और दान दाताओं को सहयोग चाहिए। बिल्कुल सही कहा। समयदानी व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है यदि किसी कार्य को, प्रकल्प को आगे बढ़ाना पड़े। तो आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे, आपने तो बहुत कम शिक्षा ले पाए, यही तो कारण नहीं कि आप पूरे समाज को शिक्षित करने में जुट गए? सर हम कम पढ़े हैं जी, पर लेकिन मन में एक टीस थी हमारे कि हम नहीं पढ़े तो कोई क्या बात हुआ? नहीं, पूरे समाज को पढ़ा, लेकिन समाज को तो शिक्षित करें। बिल्कुल सही, तो वो टीस थी हमारे अंदर। तो हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरे अंदर एक साधु भी रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्ण बहुत अच्छी व्यवस्था की, अपने जीवन को 4 भागों में मैं 4 भागों में बांट चुका था। बिल्कुल। और उसके बाद में एक जो जैसे वानप्रस्थ आश्रम हमारे समाज में, क्या हिंदू समाज में हमारे पूरे जीवन को 4 भागों में बांट रखा बिल्कुल है। सही कहा, तो सबसे पहला 25 साल तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम रहता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम रहता है, ये सब 25-25, फिर संन्यास रहता है, आखिरी 25 वर्ष संन्यास के रहते। तो हम तो अभी वानप्रस्थ में चल रहे हैं। बिल्कुल तो सही। वानप्रस्थ का तो धर्म ये है कि किसी दूसरों के लिए किसी अच्छा काम बिल्कुल, जो करोगे समाज से पाया है तो ही तो उसका ये एक वानप्रस्थ निचोड़ जो कामयाब है, होगा, नहीं तो ये वानप्रस्थ की कोई कीमत ही नहीं होगी। कीमत ही नहीं। और कहीं ना कहीं आपका वानप्रस्थ तो काफ़ी अभिभूत करने वाला है, रोमांचित करने वाला है, क्योंकि आप तो 73 ईयर के हैं और आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट देखो, आपके चेहरे का ग्लो देखो, कहीं ना कहीं आपका जो चिंतन है वो हमें बताता है कि आप सर्वगुण से संपन्न तो है ही, साथ में पूर्ण रूप से संतुष्ट भी दिखाई देते हैं। आप इसी तरह दीर्घायु बने रहें और उमियाधाम राव रंगवासा में जो कन्याशाला महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं, इसी तरह सफलतापूर्वक करते रहे। द प्राइम टॉक का आप हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक महारथी के तौर पर आप पहचाने जा रहे हैं हमारी निगाह में। आप इसी तरह शैक्षणिक क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहे, कार्य करते रहे और समाज को संगठित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर।